बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 29 मुलाहिज़ा फरमाएं। बस अब खेल ख़त्म हो गया, छोड़ दो इसे, मैंने चीख कर कहा। पिस्तौल इस वक्त भी मेरे हाथ में था। वो तीनों शीनों को छोड़कर उछल पड़े। उनकी राइफलें एक तरफ पड़ी हुई थी। रंगोटी ने एक तरफ छलांग लगा दी और मैं उससे पहली हरकत में आ गया। मैं खड़े खड़े ताकतवर स्पिन की तरह हवा में उछला। हवा ही में लट्टू की तरह घूमा और मेरी जोरदार स्पिन किक रंगोटी के मुंह पर लगी। वो बिलबिलाता वो उलट कर पीछे गिरा। उसकी नाक से खून बह निकला। अब किसी ने अपनी जगह से हरकत की तो हाथों या पैरों को हरकत नहीं दूंगा, सिर्फ एक उंगली को हरकत दूंगा। मैंने पिस्तौल से इशारा किया। थाईवांग ने जल्दी से आगे बढ़कर एक राइफल उठा ली और उन तीनों को जद में ले लिया। खंजर उसने वहीं फेंक दिया था। शीनू दौड़कर हमारी तरफ आ गई। वो लोग उसे अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। उसके जिस्म का बालाई हिस्सा थाईवांग की तरह बरहना था और नोच खसोट के निशान नजर आ रहे थे। उनमें सिर्फ कोमू के जिस्म पर लिबास था। रंगोटी और रादू बेलिबास थे। मैंने थाईवांग और शीनू को इशारा किया। उन्होंने रादू और रंगोटी की शर्ट्स उठाकर पहन ली। सजा तो तुम तीनों को भी ऐसी ही मिलनी चाहिए जो शूफांग को दी गई है, लेकिन हम तुम लोगों के गंदे खून से हाथ नहीं रंगना चाहते। मैंने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। तुम लोगों की इसलिए जिंदा छोड़ा जा रहा है कि पुलिस को अपने और शूफांग के काले करतूतों की तफसील बता सको। रंगोटी, मैंने उसकी तरफ देखा। उस अलमारी के ऊपर कुछ रस्सियां नजर आ रही हैं। पहले अपने इन दोनों साथियों को बांधो, फिर तुम्हारी बारी आएगी। रंगोटी ने बिला चूं व चरा अलमारी पर रखी हुई रस्सियां उतारी और रादू और कोमू को बांधने लगा। रंगोटी को मैंने खुद बांधा और फिर हम उस कमरे में आ गए जहां हमें सबसे पहले लाया गया था। वहां एक टेलीफोन भी रखा हुआ था। मेरा ख्याल है महाराज को इतला दे दी जाए। मैंने थाईवांग की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, एक और जगह मेरे जहन में है और मेरा ख्याल है हम वहां महफूज रह सकते हैं, थाईवांग ने कहा और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगी। इस वक्त रात का 1 बज चुका था। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करने में तकरीबन 2 मिनट लगे। थाईवांग तकरीबन 3 मिनट बात करती रही। उसने फोन पर जो नाम लिया था उसे सुनकर मैं बुरी तरह उछल पड़ा था। फोन का क्रेडिट टैप करके उसने पुलिस का नंबर मिलाया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो लाइन मिलने पर मुख्तसर सी तफसील बताते हुए बोली। अलबत्ता ये काटेज सोए एरी 1 पर वाक़ है। जब आप लोग यहाँ पहुंचेंगे तो इसका गेट खुला हुआ और तमाम बत्तियां जलती हुई मिलेंगी। उसने फोन बंद कर दिया। हमने पिस्तौल और राइफल वहीं फेंक दी और बाहर आ गए। पोर्च में सफेद रंग की कार खड़ी थी। तुम गेट खोलो, मैं कार बाहर निकालती हूँ, थाईवांग कहते हुए कार का दरवाजा खोलने लगी। उधर उसने इंजन स्टार्ट किया और इधर मैंने गेट खोल दिया। वो कार को रिवर्स गियर में बाहर ले आई। मैंने गेट खुला छोड़ दिया और शीनू के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। शीनू अभी तक कपकपा रही थी। वो मेरे साथ जुड़कर बैठी हुई थी और अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल रखा था। मैंने एक बाजू उसकी कमर के गिर्द हमाइल कर दिया और उसका बाजू होले होले थपथपाने लगा। कार तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही और फिर कार हमने रामावन रोड पर श्याम स्क्वायर के करीब छोड़ दी। उससे जरा आगे रात भर खुले रहने वाले एक रेस्टोरेंट के सामने एक टुक टुक मिल गया। ये टुक टुक भी हमने सैथून रोड पर बर्मा की सिफारत खाने से कुछ फासले पर छोड़ दिया और वहां से पैदल चलते हुए पेन रोड पर मुड़ गए। शीनू अब बड़ी हद तक अपने आप पर काबू पा चुकी थी। वो जिंदगी के खौफनाक तरीन तजर्बे से दो चार हुई थी। उसके ज़हन में यकीनन ये बात रही होगी कि बेआबरू करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा और ज़ाहिर इस खौफ का थोड़ा बहुत असर तो अब भी बाकी था और इसलिए वो थाईवांग के साथ चिपकी हुई चल रही थी। पेन रोड पर चलते हुए हम एक और गली में मुड़ गए और फिर हिंदुओं के मंदिर के सामने से गुजरकर हम दूसरी गली में घूम गए। उस तरफ मुड़ते हुए मैं उस जगह को देख रहा था जहां टाइगर का एक आदमी मेरे हाथों मारा गया था। हम तीनों साथ साथ चल रहे थे और फिर कुछ ही देर बाद थाईवांग जानकी देवी के मकान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। दरवाजा खुलने में ज्यादा देर नहीं लगी। थाईवांग ने शूफांग के काठी से फोन करके जानकी देवी को बता दिया था और वो हमारे इंतजार में जाग रही थी, इसलिए पहली मर्तबा हल्की सी दस्तक देने पर ही दरवाजा खुल गया। दोबारा इस घर में कदम रखते हुए मैं एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। ये वही जगह थी जहां मौत हमारे सरों पर पहुंच गई थी और हम उसके पंजों से बच निकलने में कामयाब हुए थे। अगर उस रोज हमें चंद मिनट की भी ताखीर हो जाती तो आज हम दोबारा इस चौखट पर कदम रखने के लिए जिंदा ना होते। यही वो जगह थी जहां मेरी और अपनी जान बचाने के लिए थाईवांग ने जानकी देवी की मुलाजमा बिंदु को गला घोंटकर हलाक किया था और उस वक्त थाईवांग भी अंदर दाखिल होते हुए यही सब कुछ शायद सोच रही होगी जो मेरे जहन में था। जानकी देवी और थाईवांग इस तरह पुरजोश अंदाज में गले मिली थी जैसे बिछड़ी हुई सगी बहनें तवील अरसे बाद मिली हूं। फिर जानकी देवी शीनू को देखकर भी चौंके बगैर ना रह सकी। ओह शीनू, तुम इनके साथ कैसे? वो कहते हुए शीनू से लिपट गई। जानकी देवी डॉक्टर थी और शीनू नर्स। उन दोनों का ताल्लुक एक ही शोबे से था। एक दूसरे को इस तरह पहचान लेना कोई हैरत की बात न थी। इसकी किस्मत भी फूट गई है, थाईवांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे साथ ये भी मौत से आंख मचोली खेल रही है। आओ अंदर कमरे में आ जाओ, जानकी देवी ने कहा। लगता है तुम लोग किसी बहुत ही संगीन किस्म की सूरत हाल से निकल कर आए हो। तुम लोग कमरे में बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ।
और तुम कैसे हो मिस्टर वैदान? आखिरी अल्फाज उसने मेरी तरफ देख कर कहे। मैंने सारी लाने पर ही इत्तफाक किया। जानकी देवी किचन की तरफ चली गई और हम तीनों उस कमरे में आ गए जो नशस्त गाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि जानकी देवी घर में अकेली ही थी, लेकिन न जाने क्यों मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। 15-20 मिनट बाद जानकी देवी चाय लेकर आ गई। उस रोज जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है। जानकी देवी ने थाई वांग की तरफ देखते हुए कहा, राजू के बारे में तो मैं जानती थी कि वो आवारा और औपाश है। उसका ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना था जिनका पेशाई राजधानी और लूटमार था। एक मरतबा तो मैंने भी राजू को जमानत पर रिहा करवा दिया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो कत्लो गारत जैसी वारदातों में भी मुलव्वस होगा। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे बिंदु के बारे में जानकर हुआ था। वो बुढ़िया कब्र में पैर लटकाए बैठी थी, लेकिन लालच में आकर उसने मेरी सारी नेकियां भी भुला दी थी। ऐसे बेज़मीर लोगों का अंजाम तो यही होना चाहिए था। और तुम्हारे साथ क्या हुआ? थाई वांग ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है हमारे जाने के बाद तुम्हें टाइगर ने परेशान तो किया होगा। टाइगर ने और पुलिस ने भी, जानकी देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। टाइगर मुसर था कि मैंने तुम लोगों को पनाह दी थी, क्योंकि उस रात राजू टाइगर के एक नाइट क्लब गया था और वहां से एक आदमी को लेकर वापस आया था, और उसके बाद वो सब कुछ हुआ था जिसकी उसे तवक्को नहीं थी। राजू ने वहां एक और आदमी को बताया था कि मेरे घर में 2 ऐसे अफराद छुपे हुए हैं जिनकी टाइगर को तलाश है। वो टाइगर इस बात को बुनियाद बनाकर मुझसे तुम लोगों के बारे में पूछने की कोशिश करता रहा। उसने मेरे घर की भी तलाशी ली, लेकिन यहाँ से ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जिससे तुम लोगों की मौजूदगी साबित होती। तुम दोनों के कपड़े मैंने जलाकर राख गटर में बहा दी थी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, पुलिस को भी मैंने यही बयान दिया था कि एक औरत और एक नौजवान लड़का जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए थे। उन्होंने असले की जद पर हमें यरगमाल बना लिया था। राजू को किसी तरह बाहर निकलने का मौका मिल गया, लेकिन उसके बाद वापस आने से पहले ही उन लोगों ने भागने की कोशिश की। बिंदु ने उन्हें रोकना चाहा तो अपनी जान से हाथ धो बैठी। बाद में राजू और उसका साथी भी उन्हीं के हाथों मारे गए। तुम लोगों को रोकने की कोशिश में मैं भी जख्मी हुई थी। मेरी टांग में गोली लगी थी। क्या? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या टाइगर और पुलिस ने तुम्हारी इस झूठ पर यकीन कर लिया था? झूठ नहीं, ये सच था, जानकी देवी ने कहा। मैंने अपने पिस्तौल से अपनी टांग में गोली मारी थी और जख्म से वो गोली हॉस्पिटल में निकाल ली गई थी। उसने साड़ी और पेटीकोट दाईं टांग पर से हटा दिया। रान पर जख्म का निशान मौजूद था जो ज्यादा पुराना नहीं था। जिल्द के जख्म वाले हिस्से पर गुलाबी पन नुमाया था। मैंने नजरें उठाकर थाई वांग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। मेरी तरह वो भी खासी मुतासर नजर आ रही थी। अपने आप को गोली मारकर मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया था, जानकी देवी बोल रही थी। इसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही हुआ। मुझे दोनों तरफ से परेशान तो किया गया, लेकिन बिलाखिर मेरी बात पर यकीन करके मेरा पीछा छोड़ दिया गया। अगर मैंने अपने आप को गोली ना मारी होती तो ना तो टाइगर और ना ही पुलिस मेरा पीछा छोड़ती। टाइगर तो शायद मुझे जिंदा ना छोड़ता। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर थाई वांग की तरफ देखते हुए बोली, अब इस घर में तुम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इस गली में रहने वाला कोई बच्चा भी तुम लोगों को ना देख सके, और ये जरा मुश्किल काम होगा। बस 1-2 दिन की बात है, थाई वांग ने कहा। पुलिस उस कॉटेज में पहुंच चुकी होगी। हो सकता है आज ही रात टाइगर की तलाश में भी छापे मारे जाएं, और हमारे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए पुलिस महाराज से भी राब्ता करेगी। 1-2 दिन बाद मामला ठंडा होगा तो हम महाराज से राब्ता कर लेंगे। वो यकीनन हमारे लिए कोई बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन इस मरतबा मैं महाराज के पास नहीं जाना चाहता, मैंने मुदाखलत करते हुए कहा। महाराज फिर मुझे किसी वार्ड तक महदूद कर देंगे और फिर मैं अपने आप को बेबस महसूस करने लगूंगा। मेरा ख्याल इसी दौरान में हम कोई ऐसा बंदोबस्त कर लेंगे कि महफूज भी रहें और आज़ादी से नकलो हरकत भी कर सके। ऐसी सूरत में मेरे पास एक तजवीज़ है, जानकी देवी ने कहा। दरिया के उस पार वांग विंग याय रोड पर मेरा एक मकान है। तुम्हें याद है मैंने वो मकान तकरीबन 6 साल पहले खरीदा था। पहले तो मेरा ख्याल था कि मैं खुद वहां मुंतकिल हो जाऊंगी, लेकिन फिर वो किराए पर दे दिया। तकरीबन 1 महीना पहले वो मकान खाली हुआ है। कुछ मुरम्मत और रंगो रोगन वगैरह की वजह से वो मकान खाली पड़ा है। इस मरतबा मेरा इरादा यही है कि वहां अपनी एक और दोस्त के इश्तराक से ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो उस मकान में रह सकती हो। वो मकान भी महफूज होगा और तुम लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। ये तो और अच्छी बात है, थाई वांग बोली। ऐसी सूरत में क्या यह बेहतर ना होगा कि हम कल ही वहां मुंतकिल हो जाएं? कल शाम के बाद, जानकी देवी ने कहा। कल दिन में जरूरत की चीजें वहां पहुंचा दूंगी और फिर शाम का अंधेरा फैलने के बाद तुम लोगों को ले चलूंगी। लेकिन अभी तुमने किसी कॉटेज पर पुलिस के छापे की बात की थी, क्या किस्सा है? यही असल बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, थाई वांग ने कहा, और फिर उसे उस वाक़े की तफसील से आगाह करने लगी। आखिर में कह रही थी, फोन मैंने तुम्हें वहीं से किया था, लेकिन उस वक्त कुछ बताने का मौका नहीं था। भगवान जाने इसे किस बात की सजा मिल रही है, जानकी देवी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। ये तो ऐसा है किसी दिल में छुपा कर रखा जाए और वो कमबख्त इसकी जान के गाहक हो रहे हैं।
सुन रहे हो वजदान? थाई वांग ने शोक निगाहों से मेरी तरफ देखा। इसने तो तुम्हारे लिए अपने दिल में इतनी जगह पैदा कर लिया है, तुम्हारा क्या ख्याल है? इनकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, मैंने जवाब दिया। इनकी बातों से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। अच्छा, अब ऐसा है कि इस वक्त 3 बजने वाले हैं। जानकी देवी दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम लोग आराम करो, बाकी बातें सुबह होंगी। हम लोग उस कमरे से निकल आए। उस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर भी 4-5 कमरे थे और हर कमरा बेडरूम के तौर पर आरास्ता था। पिछली मर्तबा ऊपर वाले कमरे देखे थे, वो भी तमाम बेडरूम थे। जानकी देवी यहाँ रहती तो अकेली थी, फिर इतने सारे आरास्ता बेडरूम, लगता था जैसे ये कोई होटल या गेस्ट हाउस हो। एक कमरा मुझे दे दिया गया। उसके साथ वाला नर्स शीनू को थाई वांग जानकी देवी के कमरे में चली गई थी। मैंने दरवाजा बंद करके नाइट बल्ब जला लिया और बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। मैं पिछले चंद घंटों के दरमियान रूनमा होने वाले वाकयात के बारे में सोच रहा था। शू फांग ने किस होशियारी से हमें चांद बोरी के पहाड़ी कांटे से अगवा कराया था। हम एक बार फिर मौत के जाल में फंस गए थे। शू फांग वाकई इंसान नहीं, शैतान था। वो अपने धर्म को भी धोखा दे रहा था। अगर उनका बुद्धा के मुजस्मे से सोना चुराने का मंसूबा कामयाब हो जाता तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसमें किसी बख्शू का हाथ होगा। हम लोग एक बार फिर मौत का इसार तोड़कर भाग निकले थे और हमारी कामयाबी थाई वांग की मरहूने मिन्नत थी। सूरत हाल संगीन होने के बावजूद उसने बड़ी हिम्मत का सबूत दिया था। उससे एक और बात वाज़ेह हो गई थी कि औरत को तो हमेशा कमजोर समझा गया था, लेकिन जब उसके अंदर की औरत जागती है तो वो बिफरी हुई शेरनी बन जाती है और फिर दुनिया की कोई ताकत उसे इंतकाम से रोक नहीं सकती। थाई वांग ने शू फांग से अपनी तौहीन का इंतकाम जिस तरह लिया था वो बहुत ही भयानक था। अगर शू फांग पुलिस के आने तक जिंदा रहा होगा तो उसने जरूर बताया होगा कि उसकी ये हालत किसने की थी। मेरे दिल में महाराज का ख्याल उभर आया, उसे भी हमारे अगवा का पता चल गया होगा। उसके आदमी हमें चांद बोरी और बैंकॉक में तलाश करते फिर रहे होंगे। महाराज ने मेरी खातिर बहुत से लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था। मैं अक्सर ये सोचता था कि मेरे अंदर आखिर ऐसी क्या बात थी कि महाराज मुझसे 10 बरदार होने को तैयार न था। वो मुझे क्या बनाना चाहता था? मेरी हिफाजत के लिए तो वो अब तक अपने कई आदमी मरवा चुका था और फिर खानकाह के गेट पर बम धमाका मुझे हलाक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं फिर भी बच गया और उस धमाके में 11 बेगुनाह हलाक और कई जख्मी हो गए थे। बम धमाके का ख्याल आते ही उस लड़की का चेहरा मेरी नजरों में घूम गया। कैसी चमक थी उसकी आंखों में और कितनी मासूमियत थी उसके चेहरे पर, लेकिन उसकी मासूमियत कितने बेगुनाहों की मौत का बायस बनी थी। मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं उस लड़की से मेरा सामना जरूर होगा। उस लड़की के बारे में सोचते हुए मेरे ذहन में कौशल्या का ख्याल उभर आया। कौशल्या अगर मुझे किम और टाइगर के सोने की चोरी के मंसूबे के बारे में ना बताती तो उनका मंसूबा जरूर कामयाब हो जाता, लेकिन अब वो कहाँ थी? उसने मसर रूचन से राब्ता किया था या नहीं? एक सवाल यह भी पैदा होता था कि वो जिंदा भी थी या उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक की हल्की सी आवाज सुनकर चौंक गया। किसी ने उंगली से दरवाजा खटखटाया था। मेरे ख्याल में थाई वांग होगी। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया मगर बाहर कोई नहीं था। इसी दौरान में दस्तक की आवाज दोबारा उभरी और ये आवाज मेरे और शीनू के कमरों के दरमियान वाले दरवाजे से उभरी थी। मैंने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और बीच वाले दरवाजे का बोल्ट आहिस्तगी से घिरा दिया। दरवाजा फौरन ही खुला और शीनू मेरे कमरे में आ गई। मुझे कमरे में अकेले डर लग रहा है, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। बाहर का दरवाजा खोलकर थाई वांग वाले कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा शायद तुम लोग जाग रहे हो। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन इसकी वजह किसी किस्म का खौफ नहीं, बस सोचों ने दिमाग को घेर रखा है। आओ बैठ जाओ, मैंने एक तरफ हटते हुए कहा। दरमियान का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया। शीनू वाले कमरे में ट्यूब लाइट जल रही थी और उसकी रोशनी इस कमरे में भी आ रही थी। शीनू कुर्सी पर बैठ गई और मैं भी बेड की पूछ से टेक लगाकर नीम तराज हो गया। तुम जानकी देवी को कैसे जानती हो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। और क्या तुम्हारे ख्याल में इस पर भरोसा किया जा सकता है? हाँ, जानकी देवी हर लिहाज से काबिल एतमाद औरत है, शीनू ने कहा। मैं इसे बहुत अरसे से जानती हूँ। उन दिनों मैं नर्सिंग का इम्तिहान पास किया था और मुझे मुलाजमत की तलाश भी थी। 2 महीनों की जुस्तजू के बाद मुझे जानकी देवी के क्लिनिक में मुलाजमत मिल गई। उन दिनों इसका क्लिनिक साम सीन रोड पर नेशनल लाइब्रेरी के करीब हुआ करता था। वो एक बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर थी। खुसूसन उन खवातीन में इसे बड़ी मकबूलियत हासिल थी जो अपने गुनाहों के बोझ से निजात हासिल करना चाहती थी। ऐसे मरीजों में ज्यादा तादाद नौजवान लड़कियों की हुआ करती थी जो अपने बॉय फ्रेंड्स की हवस का शिकार हो जाती और जब महीने 1.5 महीने बाद उन्हें पता चलता कि उनकी नामयाद मोहब्बत ने उन्हें किस मुसीबत में फंसा दिया है तो वो जानकी देवी के क्लिनिक का रुख करती और जानकी देवी माकूल फीस लेकर उन्हें इस मुसीबत से निजात दिला देती। ये अगरचे गैर कानूनी काम था, लेकिन जानकी देवी इसे बुरा नहीं समझती थी। इस सिलसिले में उसका अपना एक नजरिया था। एक रोज जानकी देवी पकड़ी गई। एक ऐसी लड़की उसके पास आई थी जो उससे पहले किसी और डॉक्टर के पास जा चुकी थी और केस बिगड़ चुका था।
जानकी ने सूरत की संगीनी का एहसास करते हुए पहले तो केस लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उस लड़की की माँ जानकी के कदमों पर गिर गई। वो भी हिंदू थी, कुछ अपने धर्म की वजह से और कुछ उस बुढ़िया की मिन्नत समाजत की वजह से जानकी देवी का दिल पसीज गया और उसने वो केस ले लिया। केस पहले बहुत बिगड़ चुका था। जानकी देवी ने लड़की को उसके पेट में पलने वाले गुनाह से तो निजात दिला दी, लेकिन खुद उस लड़की की जान के लाले पड़ गए। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और इस तरह ये बात पुलिस तक पहुंच गई। हॉस्पिटल में उस लड़की की जान तो बच गई, लेकिन जानकी देवी कानून की जद में आ गई। लड़की की बूढ़ी माँ ने जो पहले जानकी के कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ा रही थी, जानकी देवी के खिलाफ बयान दिया। इस तरह जानकी देवी पर पाबंदी लगा दी गई कि वो 5 साल तक मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करेगी। अगर इसने खिलाफ वर्जी की तो इसकी मेडिकल की डिग्री हमेशा के लिए मनसूख कर दी जाएगी। मैं चूंकि जानकी देवी की मामनत थी, इसलिए मुझ पर भी 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। ओह, मैं उसके खामोश होने पर बोला, इसका मतलब है कि जानकी देवी लालची औरत है। वो ये गैर कानूनी काम पैसे के लिए करती थी और कोई लालची इंसान कुछ भी कर सकता है। नहीं, शीनू ने नफी में सर हिलाया। जानकी लालची औरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि इस सिलसिले में उसका अपना एक नजरिया है। शहर में 20 ऐसे डॉक्टर हैं जो ये गैर कानूनी काम करते हैं और वो ऐसी औरतों की मजबूरियों से फायदा उठाते हुए भारी मुआवजा वसूल करते हैं। और बाज़ डॉक्टर तो अपनी मरीजों को ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन जानकी देवी ऐसी नहीं थी। वो बहुत मामूली फीस वसूल करती और उसने कभी अपने किसी मरीज को ब्लैकमेल भी नहीं किया था। बुराई अगर बुराई होती है, मैंने कहा ना कि जानकी देवी इसी बुराई नहीं भलाई समझती है। बहरहाल मेडिकल प्रैक्टिस पर पाबंदी लगने के बाद इसने मकान में मसाज पार्लर खोल लिया। मैंने यहाँ चंद महीने काम किया था, फिर छोड़कर चली गई। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मसाज या मालिश थाईलैंड की एक कदीम रवायत है, लेकिन अब इसे एक कारोबार बना लिया गया है। लोगों को मुतवज्जो करने के लिए अखबारात और जराइद में तरह तरह के इश्तिहारात शाये कराए जाते हैं। उन इश्तिहारात में खूबसूरत लड़कियों और लड़कों की तस्वीर भी शाया की जाती हैं। ये बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। इसमें हसीन लड़कियों और नौ उम्र खूबसूरत लड़कों को इस्तेमाल किया जाता है। मसाज की आड़ में वो सब कुछ होता है जिसकी इखलाक इजाज़त नहीं देता। इस कारोबार पर हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। एक घटिया तरीन रिहायशी होटल से लेकर बड़े बड़े 5 स्टार और डिलैक्स होटलों में भी मसाज पार्लर मौजूद हैं। शहर की हर सड़क और गली कोचे में तुम्हें मसाज पार्लर के बोर्ड नजर आएंगे। इन पार्लर की आड़ में फाशी का कारोबार उरूज पर है। जानकी देवी ने भी अपनी एक दोस्त की शिराकत से इस मकान में ऐसा ही एक मसाज पार्लर खोला था। जानकी सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर थी, जबकि सारा बिजनेस इसकी दोस्त ने संभाला हुआ था। ये कमरे तो तुमने देखे होंगे, तमाम कमरे इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे। इन कमरों में लगी हुई नीम और यहाँ तस्वीरें उस दौर की याद दिलाती हैं। मसाज पार्लर में ऐसी तस्वीरें इसलिए लगाई जाती हैं कि गाहक ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन हासिल कर सके। गाहक को पहले तस्वीरों के एल्बम दिखाए जाते हैं। वो मसाज के लिए अपनी पसंद की लड़की या लड़के का इंतखाब करते हैं। इन पार्लर के गाहकों में बड़ी तादाद में औरतें भी शामिल हैं। कुछ औरतें तो लड़कियों ही को पसंद करती हैं, जबकि अक्सरियत ऐसी औरतों की है जो मसाज के लिए नो उम्र और खूबसूरत लड़कों का इंतखाब करती हैं। जैसे तुम। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे बात करते हुए नजरें फेर ली थी, लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ। थाईवा की अजियत पसंद थी। उसने खुद ही बताया था कि अजियत के लिए वो नो उम्र लड़कों को ज्यादा पसंद करती है। ये खिदमत वो मुझसे भी कई मरतबा ले चुकी है। मुझे अचानक ही एक और ख्याल आया। मैंने थाईवान के बगले में खूबसूरत लड़कियों की नीम और यहाँ तस्वीरें और वो एल्बम देखे थे जिनमें लड़कियों और लड़कों की लातादाद तस्वीरें लगी हुई थी। थाईवान के बारे में जानती हो? क्या वो भी कोई मसाज पार्लर चलाती थी? मैंने पूछा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, शीनू ने जवाब दिया। उससे मेरी पहली मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी, जहाँ उसे इरवन के इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। हो सकता है उसे भी कभी ऐसा शौक रहा हो, लेकिन तुम्हारे बारे में उसके ख्यालात बहुत मुख्तलिफ हैं। मसलन मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने मुझे बताया था, शीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली मर्तबा जब उसने तुम्हें अपनी गाड़ी में देखा था तो उसने यही सोचा था कि एक अच्छा जानदार लौंडा हाथ लग गया है। वो यही सोचकर तुम्हें अपने घर ले आई थी, लेकिन फिर ये बात वो भी नहीं समझ सकी कि तुम्हारे बारे में उसके ख्यालात क्यों बदल गए थे। पहली मर्तबा जब उसने अपने कपड़े उतार कर हिंटर तुम्हारे हाथ में दिया था तो उसका ख्याल था कि तुम भी वही कुछ करोगे जो तुम्हारी उम्र के लड़के करना चाहते हैं। ये उम्र का वो हिस्सा होता है जब जहन आसानी से बहक जाता है और शहवानी जज्बात गालिब आ जाते हैं। मगर तुम मुख्तलिफ साबित हुए और तुम्हारा यही किरदार उसे पसंद आया। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए कि वो तुम्हारे सामने बेलिबास हुई, लेकिन तुमने अपने जज्बात को बेकाबू नहीं होने दिया। इस वजह से वो तुम्हें पसंद करती है और मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज समझती है। ये सब कुछ तुम्हें उसने खुद बताया था? मैंने पूछा। मैं अपने आप में एक अजीब सी सनसनीखेज सी कैफियत महसूस करने लगा था। हाँ, शीनू के होंठों की मुस्कुराहट गहरी होगी। मैं कई रोज से उसके साथ हूँ। हम रातों को देर तक जाकर बातें करते रहते थे। अब फिर जरा जानकी के बारे में बात करते हैं, मैंने मौजू बदलते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि जानकी देवी ने अपना मसाज वाला बिजनेस बंद कर दिया है।
ये कारोबार इतना मुनाफा बख्श है तो उसने इसे खत्म क्यों कर दिया? चंद महीने पहले उसका मेडिकल लाइसेंस बहाल कर दिया गया था और उस पर से पाबंदी हटा ली गई थी। शीनू ने जवाब दिया। ये बिजनेस उसने अपनी एक दोस्त के मशवरे से शुरू तो कर दिया था, मगर इसे पसंद नहीं था, इसलिए वो कुछ दूर दूर ही रही थी। अपनी मेडिकल प्रैक्टिस पर से पाबंदी हटते ही उसने ये बिजनेस खत्म कर दिया और इस इलाके में एक छोटा क्लिनिक खोल लिया। उसने मुझे अपने क्लिनिक में लाना चाहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं हॉस्पिटल में मुलाजमत कर रही थी। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने पूछा। फिर उस हॉस्पिटल में? नहीं, शीनू ने इनकार में सारी ला दिया। अब मैं हॉस्पिटल वापस नहीं जा सकती। टाइगर के आदमी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं हॉस्पिटल में तो गया, ये शहर ही छोड़ देना चाहती हूँ ताकि उनकी नजरों में ना आ सकूं। मगर टाइगर के आदमियों को तो हम उस काठी में रस्सियों से बांध आए थे। अब तक तो पुलिस ने उन्हें आहिनी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया होगा। वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? टाइगर बहुत ताकतवर है, उसके हाथ बहुत लंबे हैं, शीनू ने कहा। खानकाह में जो कुछ हुआ उससे कते नजर वो अब भी पूरी तरह फार्म में है। वो अपने आदमियों को छुड़ा लेगा, अगर ना भी छुड़ा सका तो उसके पास और भी बहुत से आदमी हैं। मैं कई रोज से थाईवान के साथ हूँ, उन लोगों को यकीनन मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मैं जिंदगी भर तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। अब मुझे डर लगने लगा है। कहाँ जाओगी? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। चियांग राय, शीनू ने जवाब दिया। थाईलैंड के शुमाल में बर्मा की सरहद के करीब ये एक कदीम शहर है। बैंकॉक से तकरीबन 800 किलोमीटर के फासले पर वाक़ चियांग राय जाने के लिए बस तकरीबन 11 घंटे का वक्त लेती है। यूं तो हवाई जहाज 1.25 घंटे में पहुंचा देता है, लेकिन मैं ट्रेन से जाऊंगी। उसमें अगरचे वक्त ज्यादा लगता है मगर किराया कम है। हवाई जहाज या एयर कंडीशन बस के किराए की मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकती। किराए की तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें हवाई जहाज का किराया भी दे देंगे। लेकिन क्या तुमने वाकई हमें छोड़ने का फैसला कर लिया है? थाईवांग पूरी तरह सेहतमंद हो चुकी है, उसे अब मेरी जरूरत नहीं। वैसे इस एहतियात की जरूरत है कि उसे दोबारा नशे की लत ना लग जाए। हीरोइन का नशा एक लानत है। मरीज सेहतयाब होने के बाद भी दोबारा राग़िब होने की कोशिश करता है। इस बात का ख्याल अब तुम्हें रखना है कि वो दोबारा इस लानत को अपने करीब ना आने दे। वो तुम्हारा बहुत ख्याल करती है। ठीक है शीनू, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। वैसे अगर तुम चाहो तो महाराज से कहकर तुम्हारे लिए कोई दूसरा बंदोबस्त किया जा सकता है, जहाँ तुम्हें माकूल तनख्वाह भी मिलेगी और तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। नहीं, अब मुझे जाना ही होगा, शीनू ने कहा। चियांग राय में मेरी बूढ़ी माँ हर महीने मेरी मनी ऑर्डर का इंतजार करती है और मैं नहीं चाहती कि किसी रोज उसे मनी ऑर्डर की बजाय मेरी मौत की खबर मिले। ठीक है, मैंने कहा। हम कहीं सेट हो जाएं तो 2-4 दिन में तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करते हैं। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 5 बजने वाले थे। अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कल दिन में बात करेंगे। मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, मैं यहीं तुम्हारे बेड पर एक तरफ सो जाती हूँ, शीनू ने कहा। डर कैसा, अब तो सुबह होने वाली है, बीच का दरवाजा खुला रहने दो, मैंने कहा। दरअसल मुझे शीनू को अपने बेड पर सुलाने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सुबह थाईवांग या जानकी देवी उसे मेरे बिस्तर पर देखे और उन्हें मेरे या शीनू के बारे में कोई गलत बात सोचने का मौका मिले। वो बादले नोखासा उठकर अपने कमरे में चली गई। उसने बीच वाला दरवाजा पूरी तरह खोल दिया था। मैं बिस्तर पर लेटा पहले शीनू और फिर थाईवांग और जानकी के बारे में सोचता रहा। शीनू ने उन दोनों के बारे में बड़े दिलचस्प इंकशाफात किए थे। जानकी देवी के बारे में शीनू की बातों से मुझे ये इत्मीनान हुआ था कि वो हमारे साथ कोई धोखा नहीं करेगी। और थाईवांग के बारे में ये इंकशाफ भी बड़ा दिलचस्प था कि उस रात वो मुझे किस मकसद के तहत अपने घर लाई थी और अब मेरे बारे में क्या सोचती थी। दूसरे दिन शाम का अंधेरा फैलने के बाद हम रवानगी के लिए तैयार हो गए। जानकी देवी ने जरूरत की तमाम चीजें दूसरे मकान में पहुंचा दी। उसके पास अपनी गाड़ी थी जिसे वो घर से कुछ दूर किराए के गैराज में खड़ी किया करती थी। दिन में कई चक्कर लगाकर सारी चीजें उसने उस गाड़ी में ढोई थी। शाम का अंधेरा फैलने के बाद उसने गाड़ी को दरवाजे के साथ लगाकर खड़ा कर दिया। गाड़ी के अंदर की लाइट बुझी हुई थी। हम तीनों बड़ी एहतियात से मकान से निकलकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए। मैं शीनू और थाईवांग के दरमियान सैंडविच बना बैठा था। जानकी ने मकान के दरवाजे को ताला लगाया और ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई चाओ फरिया रिवर पार करके लाडिया रोड पर आ गई और किंग टक्सन के स्टैचू वाले चौराहे से होती हुई वांग विंग जाए रोड पर आ गई। सड़क पर इस नाम का बोर्ड पढ़कर मुझे महाराज याद आ गए। उनका भी यही नाम था। जानकी देवी ने इस बात का ख्याल रखा था कि हमारा ताकुब तो नहीं किया जा रहा। उस सड़क पर तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद गाड़ी दाईं तरफ एक और सड़क पर मुड़ गई। यहाँ आबादी कदरे छिद्री थी। खूबसूरत काटे थे जो एक दूसरे से फासले पर थे। मिलाकर जानकी देवी ने एक काठे के सामने गाड़ी रोकी। पहले नीचे उतरकर गेट खोला और फिर गाड़ी को अंदर ले आई। गाड़ी बोझ में रोककर वो एक बार फिर गेट की तरफ गई और गेट बंद करके वापस आ गई। काठी खासा बड़ा था। ताज़ा रंग और रोगन की खुशबू बसी हुई थी। 2 कमरे ऐसे थे जहां बेड बिछे हुए थे। सीटिंग रूम में 3-4 कुर्सियों और एक बड़ी काफी टेबल पड़ी थी। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। किचन में एक छोटा फ्रिज और जरूरत की चीजें भरी हुई थी।
बाथरूम्स में भी जरूरत की चीजें मौजूद थी। ये तमाम इंतजामात आज दिन में जानकी देवी ने किए थे और अब कई रोज तक कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। जानकी देवी ने आते ही काफी बनाई और हम सीटिंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। वो टेलीफोन मौजूद है। जानकी देवी ने कमरे के एक कोने में स्टैंड पर रखे हुए फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ मेरा ज्यादा आना जाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो या किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो फोन कर देना। 1-2 दिन तक तो शायद किसी चीज की जरूरत ना पड़े, लेकिन तुम्हें एक और काम करना होगा। मैंने जानकी देवी की तरफ देखते हुए कहा, क्या? जानकी ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। शीनू हमारे हालात से खौफजदा है। मैंने कहा, ये चियांग राय अपनी माँ के पास जाना चाहती है। इसके लिए टिकट और कुछ रकम का बंदोबस्त करना होगा। क्या तुम इतनी रकम का बंदोबस्त कर सकोगी? रकम तो मेरे पास बहुत है, जानकी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तुम लोग मेरे मकान से भागे थे तो बाद में बिंदु के सामान की तलाशी लेने पर उसके सूटकेस में से करेंसी नोटों के बंडल मिले थे। मुझे हैरत थी कि बिंदु के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आ गई। वो रकम मैंने छुपा कर रखी हुई है। पुलिस को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो रकम हमारी है, ताइवांग जल्दी से बोली। जब टाइगर के आदमी मेरे घर पर आए थे तो वहां से भागते हुए मैंने जल्दी में कुछ रकम बैग में रख ली थी और तुम्हारे घर में वो बैग वैदान के कमरे में था। उस रात हम तीनों तुम्हारे कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। उसे थोड़ी देर पहले वैदान ने बिंदु को छुपकर हमारी बातें सुनते हुए देख लिया था। उस पर वैदान को किसी गड़बड़ का शुबा हुआ और फिर यह सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि मेरे कमरे में तकिए के नीचे रखा पिस्तौल और वैदान के कमरे में मेरे बैग में से रकम गायब थी। उसके बाद ही हमने तुम्हें बताए बगैर वहां से भागने का फैसला किया था और बिंदु ने उसी पिस्तौल से हमें छत पर रोकने की कोशिश की थी। ओह, जानकी देवी के मुंह से गहरा सांस निकल गया। इसका मतलब है कि बिंदु शुरू ही से अपने नवासे की साजिश में शरीक थी। बहरहाल वो रकम मेरे पास जूंगी तू मौजूद है, मैं तुम्हें ला दूंगी। तुम कब जाना चाहती हो? मैंने शीनू से पूछा। जितनी जल्दी मुमकिन हो, शीनू ने कहा। कल तो नहीं, मैं परसों सुबह की फ्लाइट से तुम्हारे लिए सीट बुक करा दूंगी। पहली फ्लाइट सुबह 7 बजे रवाना होती है। तुम 5-5:30 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तैयार मिलूंगी, शीनू ने जवाब दिया। जानकी देवी रात 11 बजे के करीब वापस चली गई। दूसरा दिन काटेज में ही गुजरा। दिन के वक्त तो हम कमरों से बाहर भी नहीं निकले थे। शाम को मैंने मास्टर उचन को टेलीफोन किया। वो मेरी आवाज सुनकर उछल पड़ा।